चलेगा। अगर आप बैठे हैं कुछ मतलब इन लोगों को कुछ टास्क दिए तो यहाँ से पॉज कर लीजिएगा फिर। मोलैरिटी लास्ट डे किया था हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला था इसका? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। ये फॉर्मूला इसका हो गया। मोलैलिटी क्या था फिर? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मास यहाँ पे पुट कर रहे हैं वो सोल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का है, और यूनिट क्या होना चाहिए इसका? केजी में होना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। इसको फिर इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। वैसे अगर ये एमएल में होता तो इंटू 1000 करते यहाँ पे, और ये अगर ग्राम्स में होता तो यहाँ पे इंटू 1000 करते। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में अगर कुछ डाउट है, ये कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, बहुत सारे वेज हैं, बेसिक वेज मास अपॉन मोलर मास, ये था। ठीक है। और इसका यूनिट हो जाता है ग्राम्स पर मोल। तो इन दोनों को लिंक भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर ये वैल्यू अपने पास है इसको उसमें चेंज कर सकते हो, या फिर ये अगर तुम्हारे पास है तो इसको इसमें चेंज कर सकते हो। सो दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो फॉर्मूला इसका एक सिंपल सा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल m है दैट रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। ये हो जाता है, सॉरी नॉट लीटर, मोल पर केजी रहेगा ये हो गया मोल, मोलैरिटी हो गया ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। डी इज डेंसिटी, डेंसिटी ही तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसका यूनिट ग्राम पर लीटर ही होना चाहिए, किसी और में पुट करोगे आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला उसी वे में एडजस्ट किया हुआ है। तो डेंसिटी का यूनिट कुछ भी और रहा तो चेंज दैट इनटू ग्राम्स पर लीटर, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। ये पॉइंट याद रखना। कैपिटल एम अगेन क्या हो गया? मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सल्यूट, और इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। तो इस पे एक क्वेश्चन है, वो देख लो पहले एंड देन विल डू इट। Find out the molality of an aqueous H2SO4 solution whose molarity is 1 molar and density is 1.2 kg per liter। जे में इस बार भी क्वेश्चन इस टाइप के थे बहुत सारे जिसमें इन दोनों का ही लिंक था। तो ये एक बार लिख लो एंड देन यू विल ट्राई दिस। सल्यूट इज H2SO4, तो सल्यूट अगर तुम्हारे पास H2SO4 है, मोलर मास इसका कितना होगा? 98 ग्राम पर मोल। बहुत बार प्रैक्टिस किया उससे याद हो गया, नहीं अगर याद है तो एटॉमिक मास याद रखोगे, उससे चेक कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास एटलीस्ट याद कर लो, उसके बियॉन्ड 2-4 एलिमेंट ही और यूज होंगे। नॉर्मली वैसे एग्जाम में वो स्टेट करते हैं, नहीं किया तो क्या करेंगे, फिर तो आना चाहिए अपने को। तो ये वैल्यू मिल गई तुम्हें। मोलैरिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी मोलैरिटी दिया हुआ है इन्होंने
मोलालिटी ऑब्टेन करनी है, स्मॉल m इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, डेंसिटी में यूनिट क्या यूज करना है, ग्राम पर लीटर, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केजी पर लीटर है, जिसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हें सिर्फ केजी को चेंज करना है ग्राम्स में, तो 1.2 इंटू 1000 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1200 ग्राम्स पर लीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम ये सोचो कि क्या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, वो ट्रिकी है, बट सिर्फ ये सोचो कि 1.2 केजी को 1.2 अपने को वो ग्राम्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे डायरेक्टली। इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करोगे 1200 माइनस 1 इंटू, और क्या था, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 1102, ये डिवाइड करके वहां पे ऑब्टेन करोगे, इसका वैल्यू समवेयर अराउंड 0.9074 आ रहा है, ठीक है। अब इतना तुम्हें ऑब्टेन नहीं करना है, वैसे जो भी रहा, अगर ऑप्शन का है क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा कि तुम्हारा समवेयर क्लोज टू 0.9 आंसर आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे। इंटीजर टाइप का अगर क्वेश्चन है और ऐसा दिया हुआ है x इंटू 10⁻³ और x कितना होगा, तो इसी आंसर को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 907.4 इंटू 10⁻³ तो फोर्थ क्यों निकाला, क्योंकि फोर्थ जब ड्रॉप करेंगे तो वो पता होना चाहिए, तो 4 ड्रॉप कर रहे हो, प्रीवियस एज इट इज रहेगा, तो क्या लिखते, 907 इंटू 10⁻³ मोल पर केजी। तो जो भी आंसर वहां पे जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से वो चूज करना है। वैसे अभी जो हम लोगों ने आंसर निकाला उसका वैल्यू ये रहता, 0.9074 मोल पर केजी। यूनिट भी हमेशा स्टेट करोगे साथ में। इनका इंटरप्रिटेशन नहीं किया है ना, इन दोनों टर्म्स का, फर्स्ट 3 टर्म्स को इंटरप्रेट किया था बस, इंटरप्रिटेशन अलग से स्टेट नहीं किया ना इसका अभी तक। एक और टर्म इसमें पढ़ लेते हैं फिर उसको करेंगे। किसका, ठीक है, इंटरप्रेट कर लेंगे अभी उसको। ये हो गया सबका, लिख रहे हैं, ठीक। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं, फिर इन तीनों को इंटरप्रेट करते हैं और उनको फिर इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे में। नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन स्टेटेड बाय काई, काई बोलो या फिर एक्स बोल सकते हो, इजी है ज़्यादा, एक्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वैसे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एक ऐसा लिया हम लोगों ने जिसमें 2 ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। टर्शरी होता तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते, तो एक यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं और दूसरा यहाँ मान लो हम लोगों ने सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट को मान लो A और सॉल्यूट को मान लो इसमें B। नाउ नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करोगे, सो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का हो गया Na और सॉल्यूट का हो गया Nb। देन मोल फ्रैक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिसका भी ऑब्टेन करना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by number of total number of moles in solution। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लाइकवाइज हम लोग इसमें कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये दोनों कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें, वो तीसरा कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज लाइन बिटवीन 0 एंड 1, मतलब मोल फ्रैक्शन सबसे कम होगा तो कितना होगा 0 और सबसे हाईएस्ट होगा तो कितना होगा 1। तो 0 का मतलब है कि वो कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है और 1 का मतलब सिर्फ वही प्रेजेंट है और कोई दूसरा नहीं है।
तो अगर कहीं ऐसा लिखा रहा इफ XA इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स no A is present in solution. और अगर ऐसा लिखा रहा दैट XA इज इक्वल टू 1, दैट रिप्रेजेंट्स प्योर A, वहां और कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने पास A प्रेजेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन in a solution is equal to 1. तो जितने कंपोनेंट्स भी हैं, अगर मोल फ्रैक्शन उन सबका हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, जितने भी हो कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स इसमें थे, ऐड करके देखते हैं. इफ यू ऐड XA प्लस XB दैट विल बी इक्वल टू 1. XA को स्टेट क्या कर सकते हो? 1 आना चाहिए, वैसे चेक करते आते हैं या नहीं आता. ये XA क्या लिख सकते हो? Na अपॉन Na प्लस NB, और XB को लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB. ये सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर, Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1. तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. दिस मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट XA एज 1 माइनस XB. ये लिख लो, फिर इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चंस इस पे कुछ. Find out the mole fraction of glucose in its aqueous solution if 18 gram of glucose is dissolved in 178.2 gram of water. ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6. मोलर मास कितना है इसका? 180 ग्राम पर मोल. एटॉमिक मास पता है तो उससे चेक कर सकते हो. एंड वाटर इज H2O. मोलर मास इसका 18 ग्राम पर मोल. नंबर ऑफ मोल्स निकालना कैसे था वो भी बताया था, तो भी सब लोग ट्राई कर सकते हैं. ट्राई करके देखो इसको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड कर लो पहले. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी गिवन मास 18 डिवाइडेड बाई 180. यूनिट्स कभी ग्राम में अगर नहीं है तो पहले चेंज कर लोगे, उसके बाद यूज करोगे. दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O विल बी इक्वल टू 178.2 अपॉन 18. ये आएगा 9.9 मोल. अब देखो यहाँ पे अगर तुम डिवाइड करने जाते हो उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा. परसेंटेज के टर्म्स में अगर एनालाइज करो तो वो इजियर है. 18 टाइम्स ऑफ 10 कितना होता? 180 होता. और 180 की ये क्लोज वैल्यू दिख रहा है, तो 178.2 180 से कितना कम है? 1.8. और 1.8 18 का कितना होता है? 10% होता. 10% दैट इज 1 मोल का 10% कितना? 0.1 मोल. तो अगर 180 ग्राम होता तो ये 10 मोल्स होता. उसमें से 0.1 मोल ये कम है. अभी सुनने में ये इतना कुछ लग रहा है, बट अगर उस टर्म में एनालाइज करते हो तो ये इजीली हो जाता है. तो परसेंट के टर्म्स में हमेशा ट्राई करना, उसमें टाइम बचेगा तुम्हारा. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई n ऑफ ग्लूकोज प्लस n ऑफ H2. तो ये हो गया अपना 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 9.9. 0.1 अपॉन 10 दैट इज 0.01. और मोल फ्रैक्शन में सिंस हम लोग मोल्स बाई मोल्स ही कर रहे हैं, यूनिट यहाँ पे होगा नहीं, कुछ यूनिट लेस रहेगा. बट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सारे टर्म्स जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्लास 12th में भी फिर से आएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब. तो अभी ये 3 टर्म्स जो देखे हम लोगों ने, इसको एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं, देन फिर उसको इंटरचेंज करेंगे.
देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 कैपिटल M, ये स्टैंड करता है फॉर व्हाट? मोलैरिटी, RITY। तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग दैट 2 मोल्स, या ऐसा लिखा 2M aqueous H2SO4, this means 2 moles of H2SO4 is present in 1 liter of what? Solution। तुम किसका वैल्यू लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तो इट इज 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है। बट वही अगर कहीं पे लिखा होता है 2 स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, तो इसका मतलब हो जाता 2 moles of H2SO4 is present in 1 kg of सॉल्वेंट, और एक्वस है तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर हो जाएगा। या फिर कहीं पे लिखा रहा x ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.2, इसका क्या मतलब है? सो इट मीन्स 0.2 moles of H2SO4 is present in 1 mole of solution। तो solution का मोल्स तुम्हें पता है और सॉल्यूट का मोल्स पता है, तो और क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो सोल्यूशन का मोल 1 था, सल्यूट का मोल 0.2, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 मोल्स। ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग इससे। तो अगर इंटरप्रिटेशन आता है तो हमें कुछ अज्यूम नहीं करना होगा, सीधा इंटरप्रेट करेंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तीनों लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी इंटरचेंज करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, व्हाट विल बी दी मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता था? NH2CO NH2, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। if its mole fraction is 0.1। तो यूरिया का सॉल्यूशन एक दिया हुआ अपने पास जिसमें मोल फ्रैक्शन उसका कितना है? 0.1 है। मोलैलिटी कितना होगा वो तुम्हें ऑब्टेन करना है, तो पहले इंटरप्रेट करो, बाकी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, उसको यूज कर सकते हो। चलो इसको देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज गिवन एज 0.1, ये दिया हुआ है, तो उसको इंटरप्रेट करेंगे पहले। इट मीन्स 0.1 मोल ऑफ यूरिया is present in 1 mole of solution। solution aqueous है, that means number of moles of solvent, solvent क्या रहेगा यहाँ पे? water H2O, that will be equal to 1 minus 0.1, 0.9 मोल। ये वैल्यूज मिल गया। ये सारा कुछ तुमने यहाँ से इंटरप्रेट किया, अब क्या यूज करना है उसके लिए तुम्हें क्या फाइंड करना है वो देखना पड़ेगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये चाहिए, मास ऑफ H2O, और मास ऑफ H2O अगर ग्राम्स में होता है तो ऊपर हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। मोलैलिटी ऑब्टेन करने के लिए ये सारी चीजें अपने को चाहिए होंगी, और यहाँ पे इंटरप्रेट करने पे ये वैल्यूज मिले हैं। अब चेक करके देखते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए था, मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ पे है। मास ऑफ H2O चाहिए, मास ऑफ H2O नहीं है, बट क्या है अपने पास? मोल्स ऑफ H2O है। मोल से तो मास ऑब्टेन कर सकते हैं। मास ऑफ H2O विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाइड विथ मोलर मास ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O हो गया 0.9 मल्टीप्लाइड 80,
ये कितना आएगा 16.2 ग्राम आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 16.2 टाइम्स ऑफ 1000, तो ये हो गया 100 अपॉन 16.2। 16 इंटू 6 इज 96, 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है 6.17 मोल पर केजी। तो ये क्वेश्चंस इसलिए एग्जाम में आते हैं क्योंकि इंटरप्रिटेशन तुम्हें चाहिए, इंटरप्रेट करके ऑब्टेन करना है। एक्सप्लिसिटली उन्होंने स्टेट तो नहीं किया कि अमाउंट कितना है, तो वी हैव अज्यूम्ड और वी हैव इंटरप्रेटेड। ये लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2। तो सबसे पहले तो इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तुम्हें ऑब्टेन क्या करना है, मोल फ्रैक्शन चाहिए। So mole fraction of H2SO4 will be equal to number of moles of H2SO4 divided by number of moles of H2SO4 plus number of moles of solvent H2O। सोचना कभी भी स्टार्ट करते हो तो अभी ऐसा करो कि तुम्हें क्या फाइंड करना उससे स्टार्ट करो, जो ऑब्टेन करना उसका क्या इक्वेशन होगा, उसमें क्या क्या चाहिए और क्या डायरेक्टली अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल तो जो अननोन है हम लोग उसको ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्वेश्चन है तो आंसर होगा, ये पहले अज्यूम करना है। तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, मोलालिटी इज इक्वल टू 2m। इसको इंटरप्रेट करते हैं पहले, 2 मोल पर केजी, ये यहाँ पे क्वेश्चन में है पहले से। सो इट मीन्स 2 moles of H2SO4 is present in 1 kg of solvent। solvent is water, H2O। सॉल्यूशन क्योंकि एक्वस दिया हुआ है, तो ये एक बार इंटरप्रिटेशन तुम्हारे पास आ गया कि 2 moles of H2SO4 1 kg of H2O में है। अब मोल्स चाहिए होंगे, तो H2SO4 का मोल तो इससे ही मिल गया, 2 मोल्स मिल गए। नेक्स्ट वी नीड मोल्स ऑफ H2O। H2O का अपने पास मास अवेलेबल है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1 kg को चेंज कर दो ग्राम्स में, कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम। सो n ऑफ H2 इज 1000 अपॉन 18, 1000 अपॉन 18 करोगे दैट विल बी 55.55। तो उसको याद ही कर लोगे, बार बार ये यूज हो रहा होगा, 1000 अपॉन 18 इतना ही आता है। देन फॉर्मूला में यूज करते हैं, x ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 55.55 दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 57.55। आंसर कितना आ रहा है 0.03 035। ओके, 4 के बाद जो आ रहा होगा उसको ड्रॉप करोगे तो हो जाएगा 5। 4 के बाद भी कुछ आ रहा होगा ना, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो उसको ड्रॉप कर दे तो एक इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए वो डिपेंड करेगा, जो ऑप्शंस तुम्हारे हैं ना उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है, तुम्हें चूज क्या करना है, या इंटीजर है तो एग्जैक्ट करोगे फिर। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में टर्म किया था मास परसेंटेज का। मास परसेंट क्या होता था, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। और मास का दोनों प्लेस पे यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। केजी केजी हो सकता है, ग्राम ग्राम हो सकता है। एंड अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ दैट मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 in its aqueous solution is let's say 4 या 4.9 ले लेते हैं अभी के लिए, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इट मीन्स 4.9%, 4.9 ग्राम of H2SO4 is present in 100 ग्राम of solution।
तो सिर्फ 4.9% को देख के इतना सारा इंफॉर्मेशन आ गया। सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 100 minus 4.9, that is 95.1, ये हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, इसी को यूज करके अभी इन टर्म्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वैसा देखते हैं। ये सबका हो गया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। What will be the molality and mole fraction of aqueous H2SO4 solution if mass percent of H2SO4 in this solution is 9.8%। मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ले लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। तो मास परसेंट दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ट्राई करो। चलो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ अपने पास। मास परसेंट इज गिवन, मोलैलिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। मास परसेंट पहले स्टेट कर लेते हैं। सो मास परसेंट ऑफ H2SO4 is given as 9.8%। तो 9.8% को इंटरप्रेट करो, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन मिल गया। सॉल्वेंट का फिर इससे ऑब्टेन कर सकते हो मास। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या रहेगा? H2O होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O विल बी इक्वल टू 100 माइनस 9.8। ये कितना हो जाता? 90.2 ग्राम हो गया। तो जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ इंटरप्रेट कर लिया। मोल्स चाहिए होंगे तो ऑब्टेन करेंगे फिर इससे। अगर मान लो तुम्हें सॉल्वेंट का मोल्स चाहिए तो N ऑफ H2O विल बी इक्वल टू, सॉरी H2SO4 निकाल लेते हैं पहले, 9.8 अपॉन 98। ये कितना? ये 0.1 मोल मिलेगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 90.2 अपॉन 18। तो ये कितना मिलता? 5.01 ऐसा कुछ आता। तो 5 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम लोग, ऑलमोस्ट उतना ही है, 5 मोल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब जो फाइंड करना है उसको देखो। मोलैलिटी निकालना था पहला। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 90.2। 90 चाहो तो इसमें अप्रोक्सीमेट कर लो, बट वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इंटीजर टाइप है या ऑप्शन है, उसके हिसाब से देखना। मल्टीप्लाइड विथ 1000, क्योंकि ये ग्राम्स में है तो ये हो जाता 100 अपॉन 90.2। ये कितना है? 1.11। ओके, मोल पर केजी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ऑब्टेन करते, दैट वुड बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 5। तो 0.1 अपॉन 5.1, या लिख सकते हो 10 अपॉन 51। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 0.02। विल गो विद दैट। तो इसमें में ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। मास परसेंट था, ये निकाल लिया। तो वैसे ही एक और टर्म पढ़ा था हम लोगों ने, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। यही आया ना? टेन बाई 50 करते तो क्या होता? 1/5 कितना आता? 0.2 आता। तो ये भी उतना ही आना चाहिए, 0.2 नहीं आना चाहिए फिर। हाँ,
क्या है, क्या मिस्टेक हो रहा है? हाँ 1 लिखना चाहिए था, करेक्ट। अब सही है, तब ये 0.02 होता है, क्योंकि इंटू 10 ऊपर किया और इसमें क्या, तो ये 51 हो जाएगा, बट ये अपने पास ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट एक टर्म था, W/V, इसको डिफाइन करते थे हम लोग मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पे 100 होता था, इस वे में इसको डिफाइन किया था। तो अगर कहीं पे दिया रहा दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 इज 4.9%, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इट मीन्स 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution, करेक्ट। इस वे में इंटरप्रेट कर पाते, तो इसी टर्म के इंटरप्रिटेशन को यूज करके कुछ और निकालते हैं। अभी मोलारिटी चेक करके देखते हैं एक बार। और ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जस्ट 1/2 हो, कि तुमने पहले ये टर्म निकालो, उसके बाद कुछ और भी चेंज करना है, उसमें कुछ और टर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले एक हाफ तो अंडरस्टैंड करें। तो क्वेश्चन मान लो ऐसा रहा, व्हाट विल बी दी molarity of aqueous solution of glucose if mass by volume percent of glucose is 3.6. Molar mass of glucose is 180 gram per mole. ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, देखते हैं। चेक कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया हुआ, 3.6% है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज 3.6। इंटरप्रेट करते हैं इसको, इट मीन्स 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ml of solution। ये मिल गया। तो देखो सोचने का एग्जैक्ट वे क्या होगा, एक तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है तुमने इंटरप्रेट कर लिया, बट उससे क्या निकालना वो जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं करते वो क्लियर नहीं होता है। तो साइड बाय साइड ये भी देखो कि तुम्हें ऑब्टेन क्या करना है, मोलारिटी ऑब्टेन करनी है। दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर ml में होगा तो ऊपर 1000 पुट करेंगे। अब कंपेयर करके देखते हैं, ग्लूकोज के, सॉरी नॉट H2SO4, यहाँ पे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए होगा। मोल्स तो नहीं है बट अपने पास मास अवेलेबल है, मोल्स निकाल सकते हैं। सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये पार्ट है अपने पास, ये फाइंड करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 3.6 ग्राम अपॉन 180, तो 180 ये हो जाता 0.2 और ये हो जाएगा 100। 18 से ही कर रहे हैं ना, तो 0.02, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 100 ml इन 2000, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.2 मोल्स पर लीटर। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आता कहाँ पे, क्लास 12th में एक टॉपिक आता ऑस्मोटिक प्रेशर,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ये टर्म यूज होता है, इसको तुम्हें यूज करना है एक्चुअली, बट वो ये नहीं देके ये स्टेट कर देते हैं, तो तुम उसको पहले इंटरप्रेट करते हो, ये वैल्यू निकालोगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशन है वो यूज करते हो। तो फर्स्ट पार्ट विल बी दिस। मास परसेंटेज निकालने का करते हैं, उसके बाद फिर अगले टर्म में जाएंगे। Find out the mass percent of H2SO4 in its aqueous solution if molality of solution is 2m and second mole fraction of H2SO4 is equal to 0.1। चलो ये ट्राई करो। करना और मास परसेंटेज निकालना है, तो फर्स्ट केस में मोलालिटी अपने पास है दिया हुआ, सो 2m को इंटरप्रेट कर लेते हैं, 2 मोल ऑफ H2SO4 is present in 1 kg, that is 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है तो दोनों का मास होना चाहिए, सो मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन करेंगे, मास ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विथ मोलर मास, सो इट विल बी इक्वल टू 196 ग्राम। तो H2SO4 का मास मिल गया, H2O का मास अपने पास अवेलेबल है, मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा इससे, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 196, दैट इज 1196 grams। So mass percent will be equal to mass of H2SO4 196 divided by 1196 into 100। क्या वैल्यू मिला इसका? 16.3%। ओके, सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले पे मोल फ्रैक्शन H2SO4 का दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज 0.1, इंटरप्रेट करो इसको भी, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 is present in 1 mole of solution, so number of moles of H2O will be equal to total number of moles minus moles of H2SO4, that is 0.9 mole। So mass of H2SO4 will be equal to 0.1 multiplied with 98, तो 9.8 ग्राम हो गया ये। Mass of H2O will be equal to 0.9 times of 18, that is 16.2 gram। So mass of solution will be 16.2 plus 9.8। ये masses को ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये ऐड करके कितना आ जाएगा? 26 ग्राम ये हो गया। So mass percent will be equal to 9.8 upon 26 into 100। ये कितना आ रहा है? 37.7 ले लेते हैं, 7%, ये वैल्यू मिल जाएगा। जिनका नहीं हुआ था ये लिख लो, और इसमें कुछ डाउट्स है तो बताओ जो नहीं क्लियर हो रहा है तो, क्योंकि सारे टर्म्स तुमसे इंटरचेंज होने चाहिए एक दूसरे में, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी एनसीईआरटी में देखोगे तो नहीं है, मॉड्यूल में है अपने,
और इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा बहुत। Normality is defined as number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liters। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कैसे निकालेंगे, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वैसे ही इसको भी निकालते, बट अलग इक्वेशन है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to mass upon equivalent mass, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास अगर ग्राम्स में है अपने पास तो इक्विवेलेंट मास ग्राम पर इक्विवेलेंट में रहेगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब फिर इसमें डाउट है एन फैक्टर कैसे आएगा, तो इतने सारे ट्रिकी टर्म्स है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो एन फैक्टर जो कंपाउंड है उस पर डिपेंड करता है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या कोई रिएक्शन है। तो एन फैक्टर अगर हम लोग फाइंड करें फॉर एसिड, फर्स्ट केस ले लो यहाँ पे, फॉर एसिड अगर चेक कर रहे हो, सो एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, या फिर इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी एसिड का होता है, एसिडिटी बेस का होता है, उल्टा चलता है। तो अगर इसमें एग्जांपल लो लाइक HCl, तो HCl में H प्लस कितना आउट हो सकता है? एक ही बार जा सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर इसका एन फैक्टर 1 हुआ, मोलर मास HCl का 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम पर मोल, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 36.5 अपॉन 1, दैट इज 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये इसका इक्विवेलेंट मास मिला। बट वहीं पे अगर हमारे पास H2SO4 होता, इससे कितने H प्लस आउट कर सकते हैं? 2, तो इसका एन फैक्टर 2 ले सकते हो। मोलर मास इसका 98 ग्राम पर मोल। So equivalent mass for H2SO4 will be equal to 98 upon 2, that is 49 ग्राम पर मोल। अब हाँ सॉरी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ऐसे एसिड जिससे मल्टीपल H प्लस आउट हो सकते हैं, उसमें एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर मान लो कोई इक्वेशन होता और उस पर ऐसा लिखा है दैट H2SO4 प्लस लेट्स से NaOH इज फॉर्मिंग NaHSO4 प्लस H2, तो NaHSO4 लिखा मतलब H प्लस यूज कितना किया? एक ही H प्लस यूज किया है। 2 H प्लस यूज करते तो Na2SO4 लिखे होते। तो सिंस एक H प्लस यूज किया, उस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन भी एन फैक्टर कैन चेंज। रिएक्शन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको अज्यूम करके चलेंगे अभी के लिए। तो ये लिख लो, इसमें और एग्जांपल्स करते हैं, फिर इसमें और भी टर्म्स है अभी, ये टाइम लेगा थोड़ा। टर्म है जैसे एन फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, कुछ और एसिड्स है जिसमें देख के तुम्हें लगेगा एन फैक्टर कुछ है बट आंसर कुछ और आएगा। फॉर एग्जाम्पल H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब जब ये दोनों हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया तो अपने को ऐसा लगा कि जितने भी H हैं वो H आउट हो सकते हैं और उतना H प्लस मिलेगा तुम्हें। अब इन तीनों को जब देखते हो तो इसके पास भी 3 H है, इसके पास भी 3 H है और इसके पास भी 3 H है, तो अपने को ऐसा फील होगा कि एन फैक्टर कितना होना चाहिए? 3 फॉर ईच ऑफ देम। बट आंसर्स अलग है। इसका आंसर एन फैक्टर इज 1, इसका आंसर एन फैक्टर इज 2 और इसका एन फैक्टर इज 3। तो अब हमें कैसे पता चले कि एन फैक्टर हैं कितने? तो वैसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स, इनका तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है, आगे बॉन्डिंग चैप्टर आएगा उसमें स्ट्रक्चर होगा। जब स्ट्रक्चर स्टडी करोगे
तो इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया हम लोगों ने, तो सिर्फ वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आउट हो सकते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो इस कंपाउंड में ऐसे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम्हें? एक ही दिख रहा है, सिर्फ ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक नहीं है। तो बस ये H+ आउट होता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 था। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 2 H दिखेंगे, तो इसमें 2 ऐसे हाइड्रोजन है जो H+ बन के आउट हो सकते हैं, इसलिए एन फैक्टर 2 था। और लास्ट वाले में ऐसे 3 हाइड्रोजन है अपने पास। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है वो भी क्लास में होगा, बट वो अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे ये और ये तीनों ही आउट हो सकते हैं। तो इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो गया, इसका एन फैक्टर 2 हो गया, इसका एन फैक्टर 3 हो गया। समटाइम्स कभी ऐसा इक्वेशन रहा लाइक H2A प्लस लेट से BOH, ये हो गया एक एसिड और ये हो गया एक बेस, इसका रिएक्शन हुआ और यहाँ पे फॉर्म हुआ BHA प्लस H2O। तो H2A में H+ तो 2 था, बट यूज कितना हुआ? एक ही H+ यूज हुआ, इसका OH और इसका एक H+ अटैच हुआ, H2O बना। तो H+ हुआ तो एक ही यूज है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करके देखो तो 2H+ मिलता तुम्हें और यहाँ पे A2- मिलता। इसको ब्रेक करोगे तो B+ मिलता और OH- मिलता, ऐसा। बट अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, विल गेट B+ एंड HA- और एक H2O बना हुआ है। तो H2A से सिर्फ H है, एक ही H+ आउट हो, तो यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ H2A इज 1 एंड नॉट 2। मतलब अगर इक्वेशन ऐसा हो H2SO4 से HSO4 एन प्लस H+ बने, तो इस इक्वेशन का एन फैक्टर तुम्हें 1 ही लेना है, क्योंकि एक ही H+ यूज हो रहा है। बट अगर इक्वेशन हो H2SO4 इज गिविंग यू 2H+ एन प्लस SO4 2-, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 2 है। अगर इक्वेशन है तो देखना, हमेशा ऑब्जर्व करना कि एसिड ने H+ आउट कितने किए। नहीं इक्वेशन है तो उस वे में जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई स्पेशल केस है तो वो जब होगा तब देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा ही अगर हम लोग बेस में जाएं, तो बेस का एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। फॉर बेस एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। अब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ये कंप्लीटली आयनिक ही होता है वैसे। तो NaOH में OH- कितना आउट हो सकता है? एक, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। मोलर मास अगर इसका चेक करोगे तो मोलर मास विल बी इक्वल टू 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल। सो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाता 40 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। वैसे ही अगर हम लोगों ने COH होल ट्वाइस लिया होता तो इसका एन फैक्टर कितना? 2H- दे सकता है, एन फैक्टर विल बी 2। मोलर मास इसका देखते हैं, 16 + 1 17, 17 × 2 34 + 40 74 होगा, यही होगा ना? चेक कर लो। इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू 74/2, दैट इज 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट मोल से क्यों अच्छा है और उसमें क्या बेनिफिट है अपने को। अगर तुम ऐसा बोलते हो दैट 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ H2SO4, तो ऑल्दो मोल्स आर सेम बट दोनों H+ इक्वल नहीं दे रहे हैं। 1 मोल ऑफ HCl विल गिव यू 1 मोल ऑफ H+ एंड 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ H+। तो मोल्स ऑफ H+ क्या हो गए? अलग हो गए। तो एसिड बेस रिएक्शन में इक्विवेलेंस कुछ नहीं मिला। But when you say 1 equivalent of HCl, that will give you 1 mole of H+ or 1 equivalent of H+. Similarly, 1 equivalent of H2SO4 will also give you 1 mole of H+. तो इक्विवेलेंट जब भी बोल देते हो तो उसमें नंबर ऑफ H+ OH- सारे इक्वल होने लगते हैं, वहां डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन भी स्टेट करके हम लोग एक चेक करेंगे, ये लिख लो पहले। देखो, थर्ड वन इज फॉर सॉल्ट।
तो सॉल्ट वाले केस में n फैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। ठीक है, कोई भी एक सॉल्ट लो, उसको आयनाइज कर दो, टोटल चार्ज किसी भी एक टाइप ऑफ आयंस पे जो है मैग्नीट्यूड उसका जो होगा वो n फैक्टर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर NaCl लिया, तो NaCl को आयनाइज करोगे इससे क्या मिलेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो टोटल एक ही आयन है यहाँ पे, इस पे चार्ज कितना +1 और इस पे चार्ज कितना -1। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज विल बी हाउ मच, 1 ओनली। तो इसका n फैक्टर 1 होगा। तो तुम्हें दोनों को नहीं लेना, कोई एक ही लेना है, जिससे भी लोगे आंसर वही मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, अगर तुमने Na2SO4 लिया, इसको ब्रेक करो, क्या मिलता 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो अगर हम लोग Na प्लस लेते, Na प्लस कितने अपने पास 2 है, एक Na पे चार्ज कितना +1, तो 2 Na पे चार्ज कितना +2, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 2। SO4 एक ही है बट चार्ज कितना है 2, तो वैल्यू उससे भी कितना मिलता तुम्हें 2 ही मिलता, तो n फैक्टर विल स्टिल बी 2। मैग्नीट्यूड ही लेना है तुम्हें। अगर तुमने लिया Na3PO4, इसको आयनाइज करके देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ Na प्लस एंड PO4 3 माइनस। Na प्लस एक पे चार्ज +1 है, 3 यूनिट्स पे चार्ज कितने +3 होते, या फिर PO4 लोगे तो इस पे भी चार्ज कितने हैं 3 यूनिट्स ही हैं, तो n फैक्टर कितना 3 रहेगा। तो ये हो गया सॉल्ट अगर रहा तब। देन फोर्थ केस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में मल्टीपल केसेस हैं टू फाइंड आउट n फैक्टर। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक वन, क्योंकि ये जब तक चैप्टर ही नहीं होगा वो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्टेन करना होगा, उसके रूल्स बताने पड़ेंगे, तो वो हुए नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए n फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेसिक वाला केस है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर लिया हम लोगों ने MnO4 का ले लेते हैं, MnO4 माइनस फॉर्म्स Mn2 प्लस। अगर ये इक्वेशन रहा तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है। तो +7 और +2 में डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, 5 यूनिट्स का है। सो n फैक्टर विल बी इक्वल टू 5। बट सिर्फ ये केस नहीं होता है, उसमें मल्टीपल केसेस आते हैं। एंड अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर आया कैसे +7, तो वो अलग से वो बताएंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। फॉलोमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारे बुक में एक चैप्टर आएगा, उसमें ये होगा। NCERT में जाओगे, रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, उसमें ये पार्ट दिया होगा, तो ये लिख लो, फिर आगे करते हैं इसमें। तो देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन इतना अच्छा क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं इसको। चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, H2SO4 प्लस 2NaOH फॉर्म्स Na2SO4 प्लस 2H2। ये इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं कि अभी जो पढ़ा उससे इसमें क्या हेल्प मिल सकता है अपने को। पहले इसको इंटरप्रेट करो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में जब भी इंटरप्रेट करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन में हर कंपोनेंट के पहले जो नंबर है वो मोल्स बताता है उसका। सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज 1 मोल ऑफ H2SO4 reacts with 2 moles of NaOH and it forms 1 mole of Na2SO4 and 2 moles of H2O। मोल्स के टर्म में ये अंडरस्टैंडिंग बनी। अब जितने मोल्स हैं मास उसका ऑब्टेन कर सकते हो, तो मास के टर्म्स में अगर जाते तो 1 मोल ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू 98 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ NaOH तो 2 टाइम्स ऑफ 40, ये कितना आएगा 80 ग्राम हो गया। देन 1 मोल ऑफ Na2SO4 ये कितना आता 46, 96, 142 आएगा, दैट इज 142 ग्राम।
नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 है, 2 टाइम्स ऑफ 18 दैट इज 36 ग्राम। एक बार ऐड करके चेक कर लो, 178 इसमें आ रहा है और इसमें भी 178 आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहे हैं मासेस, ठीक है। देन इनमें हम लोग इसका फिर इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर देख लेते हैं। H2SO4 का एन फैक्टर कितना, 2H प्लस दे रहा है, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। NaOH का एन फैक्टर, अब एन फैक्टर में तुम आगे जो नंबर है उसको चेक नहीं करोगे, जो कंपोनेंट है सिर्फ उसको देखो। तो NaOH से OH कितना जाएगा, एक ही जाएगा, तो एन फैक्टर 1 है। Na2SO4 सॉल्ट था, एन फैक्टर कितना अभी किया था, 2 होगा, 2 चार्जेस बनेंगे। और H2O में नंबर मत देखो, सिर्फ H2O को देखो। तो H2O एज एसिड और एज बेस एक्ट कर सकता है। एसिड के टाइप से एक्ट करेगा तो एक H प्लस देगा, बेस के टाइप करेगा तो एक OH माइनस, तो एन फैक्टर कितना हुआ, जस्ट 1। अब इसके एन फैक्टर्स मिल गए, देन वी कैन फाइंड देयर इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट मास ऑब्टेन कैसे करते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास H2SO4 का कितना 98 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। NaOH का इन फैक्टर 1, मोलर मास कितना, मास नहीं चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास हमेशा एक का ही होगा तो 40 होगा, 40 अपॉन 1 दैट इज 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। Na2SO4 का 142 डिवाइडेड बाई 2 71 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और अगर H2O में जाते हो तो 1 मोल का मास कितना है 18 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 18 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो अभी तक जितनी भी चीजें तुमने निकाली क्या वो सब इक्वल हैं, मोल्स 1 2 अलग अलग मिला, मासेस अलग मिले, एन फैक्टर अलग मिला है, इक्विवेलेंट मास अलग मिला है। लास्ट में चेक करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मास इनका यहाँ पे है और इक्विवेलेंट मास इनका यहाँ पे है, हर केस को चेक करते हैं। 98 डिवाइडेड बाई 49 कितना मिला, 2 इक्विवेलेंट। 80 अपॉन 40 कितना मिला, 2 इक्विवेलेंट। 142 अपॉन 71 कितना मिल रहा है, 2 इक्विवेलेंट। एंड 36 अपॉन 18 कितना मिल रहा है, 2 इक्विवेलेंट। तो किसी भी इक्वेशन में वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सेम। अगर तुम्हें ये पता है कि इसका 2 इक्विवेलेंट है तो इसका भी 2 इक्विवेलेंट तुम्हें चाहिए होगा, और उससे इसका 2 इक्विवेलेंट बनेगा और इसका भी 2 इक्विवेलेंट ही बनेगा। तो विदाउट बैलेंसिंग ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नॉर्मेलिटी का ये फायदा है। मोल्स में जाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस होना ही चाहिए, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा, इसमें हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। It states that number of gram equivalent of all the reactants and products in a given chemical reaction are same. ये लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मेलिटी के टर्म्स में अगर जाते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन कैसे होगा, नॉर्मेलिटी का क्या इक्वेशन था, नॉर्मेलिटी इन बाई वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V मान लेते हैं यहाँ पे इन लीटर्स, लेट्स से।
So when you will find number of gram equivalent, that will be equal to normality into volume, ये होगा. तो जो लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने किया फॉर द लास्ट रिएक्शन, number of gram equivalent of H2SO4 is equal to number of gram equivalent of NaOH, that was equal to number of gram equivalent of Na2SO4, and that is equal to number of gram equivalent of H2O. अब इसका लिंक हम लोग N इंटू वी के टर्म्स में भी कर सकते हैं. दैट मीन्स N इंटू वी ऑफ H2SO4 is equal to N into V of NaOH, that is equal to N into V of Na2SO4, and that is equal to N into V of H2O. तो डायरेक्टली हम लोग इस टर्म में लिंक कर सकते हैं सबको. और अगर तुम्हें N फैक्टर पता है, हाँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लो. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम. देख लो ये पहले, फिर उसके बाद लिखना. वॉल्यूम किस में था? इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ग्राम इक्विवेलेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको क्या लिख सकते थे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, ये लिख सकते थे. इक्विवेलेंट मास को ब्रेक करो, उसको क्या लिख सकते हो? मोलर मास बाय एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या ऊपर चला जाएगा? डिवाइड हो तो एन फैक्टर ऊपर चला गया. तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज व्हाट? मोलैरिटी. तो क्या हम लोग इसको मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं? तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. तो ये इक्वेशन तुम डायरेक्टली यहां भी अप्लाई कर सकते हो. n इंटू वी ऑफ H2SO4 था, इसको मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 इंटू वी ऑफ H2SO4 ऐसा भी लिख सकते हैं. या फिर इसको मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ NaOH इंटू वी ऑफ NaOH, ये भी हो सकता है. मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वी ऑफ Na2SO4, and that would be equal to molarity into n factor into volume of H2, ये लिख सकते हैं. मोलारिटी अगर अपने पास दिया हुआ है तो हम लोग ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो जो हम लोगों ने इक्वेशन किया था M1V1 इक्वल्स टू M2V2, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ N1V1 इक्वल्स टू N2V2. वो तभी एप्लीकेबल है व्हेन n फैक्टर इज सेम. n फैक्टर डिफरेंट होगा तो वो इक्वल नहीं होता है. तो इसलिए वहां ये बोल रहे थे कि सॉल्यूशन सेम टाइप का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. ये लिख लो. देख लो इसको. दो अप्रोचेस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है तुम इक्वेशन लिखो, उसको बैलेंस करो और मोल्स के टर्म में चेक करो फिर दैट फॉर ईच मोल ऑफ H2SO4 यू नीड 2 मोल्स ऑफ NaOH, फिर वैसे निकाल लो उसको. या फिर क्या हो सकता है कि जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया, that number of gram equivalent of NaOH will be equal to number of gram equivalent of H2SO4. Since ये true है, so N into V of NaOH will be equal to N into V of H2SO4. N नहीं है अपने पास, M है, तो M into N factor into V of NaOH will be equal to M into N into V of H2SO4. अब जो जो वैल्यूज अपने पास है उसको पुट कर देते हैं. मोलैरिटी ऑफ NaOH we have 2 मोलर, NaOH का N फैक्टर 1,
and volume of NaOH is unknown, that is equal to m. Molarity is 3 into n factor of H2SO4 is 2 and volume is 800. So this means V of NaOH is equal to 3 into 2 into 800 divided by 2 into 1, cancel out हो गया, that is 2400 ml और 2.4 लीटर. डायरेक्टली इससे कर सकते हो. और दूसरा मेथड इक्वेशन लिखना पड़ेगा. मेथड 1 ये हो गया. मेथड 2 में अगर जाते हैं देन H2SO4 plus 2 NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O. ये इक्वेशन बनता. अब यहाँ पे अगर देखो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4. जितने भी मोल्स H2SO4 के होंगे उसका ट्वाइस अपने पास NaOH का होना चाहिए. एंड बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. क्योंकि m क्या होता था, m इज इक्वल टू n बाई वी होता है, तो n विल बी इक्वल टू m इंटू वी होगा. सो m इंटू वी ऑफ NaOH will be equal to 2 times of m into v of H2SO4. तो ये अपने पास है 2 into v of NaOH is equal to 2 into 3 into 800. So v of NaOH will be equal to 2 into 3 into 800 divided by 2, that is again 2400 ml और 2.4 लीटर. बट यहाँ ये पुट करने के लिए तुम्हें इक्वेशन चाहिए होगा एंड दैट टू हैज़ टू बी बैलेंस्ड. नहीं है तो डायरेक्टली उससे कर दो. तो यहाँ तो इक्वेशन है पता, जहाँ कहीं पे ट्रिकी इक्वेशन होगा तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, जल्दी आंसर मिल जाएगा. ये लिख लो दोनों ही, जो भी काम है उसको यूज़ कर सकते हो.